हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप कुमार माँ शारदी पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसे कि अपन लोगों ने न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों के कुछ क्वेश्चन आंसर सोल्व किए थे, उसमें से सीयूटी के अंदर एज इट इज आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो मैं आप लोगों को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि अपन जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। उसमें आप लोगों को सीयूटी के अंदर जो 3 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो जेट का एग्ज़ाम हो 29 को उसके अंदर भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन ये रहा बोर्ड के ऊपर। ठीक है भाई, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पर्णहरित की पोर फायरिंग का मध्य भाग है। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पर्णहरित होता है, पौधों के अंदर क्लोरोफिल होता है कि बीच वाले भाग का निर्माण करता है, मध्य भाग का निर्माण करता है। तो देखो पोर फायरिंग का मध्य भाग, देखो जो क्लोरोफिल होता है उसको अगर आप लोग देखोगे तो कैसा होता है, एक मैग्नीशियम होता है और साइडों में 4 क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। मैग्नीशियम क्या काम करता है, मैग्नीशियम ये जो होता है ये क्या होता है, इसका मुख्य घटक होता है। क्या होता है, मुख्य घटक। और वो किसके रूप में काम कर रहा है, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, मध्य भाग का। मध्य भाग मतलब बीच में कौन है भाई, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन के अंदर जो भी मैग्नीशियम होगा वो इसका सही आंसर जाएगा। तो मैग्नीशियम कौन सा है भाई, डी। तो ये क्या जाएगा अपना राइट आंसर। देखो ऑप्शन के अंदर आप लोगों ने उन्होंने क्या दे रखा है, नाइट्रोजन भी दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, इसका सहायक होता है, तो सहायता करता है। तो मुख्य भाग कौन सा होता है, मध्य भाग कौन सा होता है, मैग्नीशियम। तो राइट आंसर कौन जाएगा, मैग्नीशियम। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, कौन सा पोषक तत्व पौधे में प्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधकता दर्शाता है। मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के अंदर प्रत्यक्ष रूप से क्या दर्शाएगा, सूखा प्रतिरोधकता दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा, प्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधकता दर्शाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो इसके अंदर पहला कौन सा है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है भाई, नाइट्रोजन करता है पौधे के अंदर पर्णहरित का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पर्णहरित का। सहायक भाग होता है, अपने पहले देखा था। उसके बाद करते हैं पोटास की। पोटास क्या होता है भाई, जब भी पौधे के अंदर पानी की क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, पानी की कमी होती है। उस समय 60 से अधिक एंजाइमों का निर्माण करता है। क्या करता है, 60 से अधिक एंजाइमों का निर्माण करता है। और ये एंजाइम क्या करते हैं भाई, पौधे को सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। सूखा सहन करने की क्षमता रूप से सूखा प्रतिरोध दर्शाने वाला कौन सा हो गया भाई, पोटेशियम। इसके अंदर राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, पोटेशियम। प्रत्यक्ष रूप से तो कौन सा दर्शाता है, पोटेशियम। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पूछ ले आप लोगों से कि अप्रत्यक्ष रूप से सूखा प्रतिरोधकता कौन सा दर्शाता है, तो कौन सा दर्शाता है अभी, फास्फोरस। कौन दर्शाएगा, फास्फोरस। अब वो कैसे, कि जो फास्फोरस होता है ये क्या करता है, पौधों की जड़ों का विकास करता है। क्या करता है, पौधों की जड़ों का विकास करता है। मतलब पौधों की जड़ों का विकास करेगा, जिससे क्या होगा, जड़ें होगी वो पौधे के अंदर अधिक गहराई तक पहुंचेगी, और अधिक गहराई तक पहुंचेगी तो वो क्या है, अधिक गहराई से नमी का अवशोषण कर सकती है। जिससे क्या करेगा, पौधा जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से क्या दर्शाएगा, सूखे के प्रति प्रतिरोधकता दर्शाएगा। और प्रत्यक्ष रूप से कौन सा हो गया भाई, पोटास। तो राइट आंसर क्या है, पोटास। ठीक है भाई, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर ये बोल रहा है कि निम्न में से किस पोषक तत्व को अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिसको किस नाम जानते हैं, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखो अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता क्या है। ठीक है भाई, वो पोषक तत्व जिनकी पौधों की कितनी आवश्यकता होती है, 1 ppb। कितनी होती है भाई, 1 ppb से कम आवश्यकता होती है। क्या होती है, 1 ppb से कम आवश्यकता होती है। उन्हें क्या कहते हैं, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। और अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट किसने दिया था भाई, निकोल्स ने दिया था। किसने दिया था, निकोल्स ने। निकोल्स ने अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट शब्द दिया था। ठीक है भाई, तो सही आंसर कौन सा इसका, मोलिब्डेनम। ये क्या होता है, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। इसकी पौधे के अंदर क्या होती है, 1 ppb से कम आवश्यकता होती है। 1 ppb क्या होता है भाई, pp का मतलब क्या हो गया, पार्ट्स पर बिलियन। क्या हो गया भाई, पार्ट्स पर बिलियन। तो 1 ppb से भी कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट नाम दिया गया। ठीक है भाई, अगर आप लोग देखोगे बोरॉन, उसके बाद क्या है, जेड नहीं है, ये जेडन है, जिंक। जिंक और कॉपर, ये तीनों की तीनों क्या है भाई, ये है सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है भाई,
अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट है मोलिब्डेनम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये कह रहा है निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा गौण पोषक तत्व नहीं है। अब देखो क्वेश्चन घुमाने के लिए क्या करते हैं भाई ये लोग कि सीधा पूछे, अपनी क्या करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा गौण पोषक तत्व है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? गलत। लेकिन ये क्या पूछ रहे हैं? नहीं। इस नहीं की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन अपने लोगों को क्या देना है? इस नहीं के ऊपर ध्यान देना है, नहीं के ऊपर ध्यान देना है। अब क्या पूछ रही है? निम्न पोषक तत्वों में से कौन सा गौण पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे इसके अंदर एक क्या है? CaMgS। ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई? ये सारे क्या होते हैं? गौण पोषक तत्व। क्या होते हैं? गौण पोषक तत्व। तो नहीं कौन सा है? मैग्नीज। क्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीज क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो कैसे होता है, जब पोषक तत्वों को बांटा गया तो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन से? संरचनात्मक पोषक तत्व और दूसरे कौन से थे? खनिज पोषक तत्व। ठीक है, खनिज पोषक तत्वों को उसके बाद दोबारा से कितने भागों में बांटा गया? खनिज पोषक तत्व। इनको दोबारा से कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। कौन कौन से? मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व। किस भागों में बांट दिया अभी? मुख्य पोषक तत्व। और कौन सा? सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व। मुख्य को फिर से 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक कौन सा होता है? प्राथमिक पोषक तत्व, और दूसरा कौन सा होता है? द्वितीयक पोषक। इनका नाम क्या रख दिया इन्होंने? गौण पोषक तत्व। प्राथमिक कौन से होते हैं भाई? के। द्वितीयक कौन से होते हैं? CaMg और S। तो इसमें क्या है? CaMgS तीनों है, सल्फर है, मैग्नीशियम है और क्या है? Ca। तो ये क्या है? द्वितीय गौण पोषक तत्व है। और ये क्या पूछ रहे हैं? नहीं है। तो नहीं कौन सा है? मैग्नीज। क्योंकि ये क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। क्या होता है? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सही आंसर कौन जाएगा? मैग्नीज। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। चलो अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पोषक तत्व को पौधे असंयुक्त रूप से अवशोषित करते हैं। अब देखो पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है, संयुक्त और असंयुक्त। किस रूप में? संयुक्त रूप में और असंयुक्त रूप में। संयुक्त और असंयुक्त मतलब पौधा जो होगा वो पोषक तत्वों को ग्रहण करता है। किस रूप में? या तो संयुक्त रूप में ग्रहण करेगा, या किस रूप में ग्रहण करेगा? असंयुक्त रूप में ग्रहण करेगा। ठीक है भाई, देखो संयुक्त रूप कौन सा होगा कि वो पोषक तत्व जिनके ग्रहण करने के रूप के अंदर क्या होता है? कोई ना कोई दूसरा सहायक तत्व क्या होता है? जुड़ा होता है। जैसे अपने बात करते हैं किसकी? अपने बात करते हैं फास्फोरस की। तो फास्फोरस को पौधा किस रूप में ग्रहण करता है? H2PO4 माइनस के रूप में। किस रूप में? H2PO4 माइनस के रूप में। अपने को पौधे क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ फास्फोरस। क्या देना है? इसकी सहायता के लिए क्या जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन क्या जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन। तो ये क्या होते हैं? संयुक्त पोषक तत्व होते हैं। असंयुक्त क्या होते हैं? जो एज इट इज पौधा क्या करेगा? ग्रहण करेगा। जिस बात करते हैं किसकी? K+ की। क्या कर ले? या फिर बात कर लें किसकी? Ca+ की। या किसकी बात कर लें? Mg+ की। ठीक है, इनको पौधा किस रूप में ग्रहण करेगा भाई? असंयुक्त रूप में ग्रहण करता है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? निम्न में से किस पोषक तत्वों को पौधे असंयुक्त रूप से ग्रहण करते हैं। ठीक है भाई, तो बात करते देखो कार्बन होता है। कार्बन को पौधा ग्रहण करे किस रूप में? CO2 के रूप में। किस रूप में? CO2 के रूप में ग्रहण करता है। सल्फर को ग्रहण करता है किसमें? SO4-2 के रूप में। SO4-2 के रूप में। बोरोन को ग्रहण करता है H3BO3 के रूप में। किसमें? H3BO3 के रूप में। इनके सब के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? किसी न किसी प्रकार क्या जुड़े हुए हैं? सहायक तत्व जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होते हैं? संयुक्त होते हैं। तीनों के तीनों क्या है? संयुक्त पोषक तत्व हैं। संयुक्त पोषक तत्व। बच गया कौन सा? मैग्नीशियम। इसको पौधा किस रूप में ग्रहण करता है? Mg+2 के रूप में। किसमें? Mg+2 के रूप में। तो ये क्या आ गया? आंसर कौन जाएगा सही? मैग्नीशियम। क्योंकि पौधा इसे किस रूप में ग्रहण करता है? असंयुक्त रूप में ग्रहण करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करते हैं अपने अगला पोषक तत्व। कौन सा है अगला क्वेश्चन? निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में निषेचन के लिए आवश्यक होता है? कौन सा पोषक तत्व पौधों में निषेचन के लिए आवश्यक होता है?
देखो भाई पौधों के अंदर निषेचन के लिए कौन सा होता है, बोरोन आवश्यक होता है। कैसे, क्योंकि बोरोन किसका निर्माण करता है, पराग कणों का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, पराग कणों का। और किसका करता है, पराग नली का। किसका, पराग कणों का और पराग नली का निर्माण करता है। जिससे क्या होगा, परागकण बनेंगे और परागकण कहाँ पहुंचते हैं, स्त्री के सिर के ऊपर, और किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होगा। और पराग नली से होता हुआ कहाँ जाएगा, अंडाशय के पास, और वहां पे क्या होगा, इसका निषेचन होता है। तो निषेचन के अंदर मुख्य भूमिका अदा कौन करता है भाई, बोरोन। क्यों, क्योंकि ये परागकणों और पराग नली के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। अगर बात करें जिंक की, तो ये क्या करता है भाई, ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। किसके, ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है। अगर बात करें कॉपर की, तो कॉपर किस में सहायक होता है भाई, इलेक्ट्रॉनों के वहन में सहायक होता है। किसमें, यह इलेक्ट्रॉनों के वाहक के रूप में कार्य करता है। किस रूप में, इलेक्ट्रॉनों के वाहक के रूप में कार्य करता है। तभी आप लोगों ने देखा होगा बिजली की जितनी भी तारें होती हैं वो किससे बनी होती है, लगभग लगभग कॉपर से बनी होती है। क्योंकि क्या होता है, विद्युत सुचालक होता है, इलेक्ट्रॉनों का चालन करने का काम करता है। ठीक है भाई, चलो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, ठीक है भाई, पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है। अब बात करें कि पौधा जो होगा वो नाइट्रोजन किस रूप में लेगा। ठीक है भाई, अब पौधा नाइट्रोजन जो लेगा वो किस रूप में लेगा, NH4+ के रूप में लेता है। जी हाँ लेता है भाई। NO3- के रूप में लेता है, बिल्कुल लेता है। ये किस रूप में लेता है, धनायन के रूप में। किसमें, धनायन के रूप में। और ये कैसे लेता है, ऋणायन के रूप में। इसका मतलब नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है नाइट्रोजन जो क्या है, धनायन भी है, जिसे पौधा धनायन व ऋणायन दोनों रूपों में क्या करता है, ग्रहण करता है। किस रूपों में, दोनों रूपों में। NH3 इसके रूप में ग्रहण नहीं करता। अब क्या हो गया, NH4+ के रूप में भी ग्रहण करेगा, NO3- के रूप में भी ग्रहण करेगा। तो आंसर क्या जाएगा, A एंड B दोनों। ठीक है भाई। NO3 के रूप में क्या होता है, पौधा इसको सामान्यतः ग्रहण करता है। क्या करता है, सामान्यतः। लेकिन जो भी क्या होती है, जलमग्न भूमियां होती है। क्या होती है, जलमग्न भूमि। जलमग्न भूमि जैसे बात करते हैं किसकी, धान की। धान क्या होता है, वहां पे उगता है जहां पे क्या होता है, पानी भरा रहता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जलमग्न भूमियों के अंदर। तो जलमग्न भूमि के अंदर पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करेगा, अमोनिया के रूप में करता है, 4+ के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है भाई। और पौधा वैसे सामान्यतः बात करें तो किस रूप में ग्रहण करेगा, NO3- के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, धान का पौधा मुख्यतः नाइट्रोजन किस रूप में लेता है। देखो वही क्वेश्चन सेम हो गया। देखो धान के रूप में, धान के अंदर जो होगा वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेता है। तो धान को किस रूप में लेगा भाई, NH4+ के रूप में। किस रूप में, NH4+ के रूप में। ठीक है, CH4 इसमें नाइट्रोजन है ही नहीं, ये क्या होता है, मीथेन गैस होता है। N2 ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये क्या है, अमोनिया। ठीक है भाई, इन तीनों के रूप में पौधा ग्रहण नहीं करता, तो किस रूप में ग्रहण करता है, NH4+ के रूप में पौधा इसे ग्रहण करता है। ठीक है भाई, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, देखो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व मृदा में अचालक और पौधों में अधिक चालक होता है। ठीक है, अगर बात करोगे आप लोग भी, मृदा के अंदर ऐसा कौन सा पोषक तत्व होता है, किसके अंदर, मृदा में क्या होता है, अचालक, और पौधों के अंदर क्या होता है, अधिक चालक होता है। ठीक है, तो पौधों के अंदर क्या होगा, अधिक चालक। तो जिंक की बात करें, जिंक क्या होता है अभी, पौधों के अंदर मध्यम चालक होता है। क्या होता है, मध्यम चालक। क्या होता है, मध्यम चालक होता है जिंक। ठीक है भाई, अब क्या हो गया, फास्फोरस नहीं हो सकता, क्योंकि फास्फोरस क्या होता है, मृदा के अंदर अधिक चालक होता है। क्या होता है, पौधों के अंदर अधिक चालक होता है। किसमें, अपने पौधों की बात करें, फास्फोरस पौधों के अंदर क्या होता है, अधिक चालक होता है। नाइट्रोजन में क्या होता है, पौधों के अंदर अधिक चालक होता है, अधिक चालक होता है। बात करें किसकी, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के अंदर तो क्या होता है, अधिक चालक होता है, जबकि मृदा के अंदर क्या होता है, अचालक होता है। तो ऐसा कौन सा जाएगा भाई, फास्फोरस जो होता है वो क्या होता है, मृदा के अंदर अचालक होता है, जबकि पौधों के अंदर क्या होता है, बहुत अधिक चालक होता है। पौधों के अंदर अधिक चालक होता है, इसलिए इस कमी के लक्षण कहाँ प्रकट होते हैं भाई, पौधे की पुरानी पत्तियों पर या फिर निचली पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, चारे वाली और पत्तीदार सब्जियों के लिए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है। अगर वैसे आप लोगों से पूछा जाए कि गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा होता है, तो कौन सा होगा भाई, पोटेशियम होता है। कौन सा होता है, पोटेशियम। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये क्या करता है, फलों के रंग में
रेशे वाली फसलों के अंदर क्या करता है, रेशा बनाने में सहायता करता है, रेशा बनाने में। और तंबाकू जो होता है, क्या होता है, तंबाकू, तंबाकू के अंदर क्या करता है, दहन क्षमता में क्या करता है, विकास करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से किसकी बात करते हैं, पौधों के अंदर किसका विकास करता है, गुणवत्ता का विकास करता है। ठीक है, अगर आप लोग रेशे वाली फसलों को देखोगे तो उसकी गुणवत्ता को कैसे नापोगे, रेशे को देख के। ठीक है, तंबाकू को देखोगे, अगर वो अच्छे से जलता है तो वो क्या होती है, उसकी दहन क्षमता अधिक होती है, और अगर तंबाकू जल्दी से नहीं जलता है तो उसकी दहन क्षमता क्या होती है, कम होती है। मतलब उस पौधे के अंदर क्या थी, खेत के अंदर क्या थी, पोटेशियम की कमी थी। ठीक है भाई, अब देखते हैं, ये पूछ रहे चारे वाली और पत्तीदार सब्जियों के लिए। ठीक है, चारे वाली सब्जियों के लिए गुणवत्ता युक्त कौन सा होता है भाई, कौन सा होता है, नाइट्रोजन। क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, पोर फायरिंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, क्लोरोफिल की पोर फायरिंग का निर्माण करता है, क्लोरोफिल की। अब देखो किस बात करें, चारे वाली, चारे वाली होगी तो क्या होगा, चारे वाली जितनी भी सब्जियां होगी, सॉरी फसलें होगी, उसके अंदर क्या होगा, पत्तियों का निर्माण होगा, और दूसरा क्या होता है, तने का निर्माण। तो नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या होता है, जितना भी अगर आप लोग नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करोगे तो उसके अंदर क्या होगा, वानस्पतिक वृद्धि में क्या होगी, विकास होगा। मतलब नाइट्रोजन क्या काम करता है, पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। कौन सी वृद्धि में, वानस्पतिक वृद्धि में। तो जितना नाइट्रोजन उपयोग करोगे उतने क्या होगा, चारे का विकास होगा, वानस्पतिक वृद्धि होगी, पत्तियों और तने का क्या होगा, विकास होगा। दूसरी बात करते हैं, ये क्या करता है, पोर फायरिंग का मध्यभाग, पोर फायरिंग के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब पोरफिल का निर्माण करेगा तो क्या होगी, पत्तीदार सब्जियां होगी जितनी, कौन सी, पत्तीदार सब्जियां। अब पत्तीदार सब्जियां होगी तो उसके क्या प्रयोग लोगे आप लोग, पत्तियां काम में लोगे, और पत्तियों के अंदर क्या होता है भाई, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। जब भी आप लोग क्या करते हो, मार्केट के अंदर सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो क्या देखते हो कि अगर पालक वगैरह हो गया, फिर कौन सी जो पत्तीदार सब्जियां होती है, क्या देखते हो, एकदम हरी हरी होनी चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्लोरोफिल अच्छे से विकसित होना चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल की मात्रा क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और क्लोरोफिल का जो क्या करता है, पोर फायरिंग का निर्माण करता है। किसका, पोर फायरिंग का। वो कौन करता है भाई, नाइट्रोजन करता है। कौन करता है, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर कौन जाएगा, नाइट्रोजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि चारे वाली फसलों के लिए क्या करता है, ये वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। कौन सी वृद्धि में, वानस्पतिक वृद्धि में। तो जितना नाइट्रोजन उपयोग करोगे उतनी चारे की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। फिर क्या है, पत्तीदार सब्जियां, तो पत्तीदार सब्जियों में क्या होगा, ये पर्णहरित का निर्माण करता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है, इसलिए क्या हो गया, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व होता है। अगर वैसे ही पूछा जाए कि गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व कौन सा होता है, तो सभी के लिए कौन सा होता है, पोटेशियम। लेकिन चारे वाली या पत्तीदार सब्जियों के लिए कौन सा होता है भाई, तो कौन सा होता है, नाइट्रोजन। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये निम्न में से कौन सा तत्व कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा पोषक तत्व जो है वो कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। तो कोशिका भित्ति के अंदर निर्माण में कौन सा सहायक होता है भाई, तो कौन सा होता है, कैल्शियम। कौन सा होता है, कैल्शियम। राइट आंसर क्या जाएगा, कैल्शियम जाएगा। ठीक है भाई, अगर पूछा जाए कि कौन सा पोषक तत्व जो है वो किसका निर्माण करता है, मध्य पटलिका का निर्माण करता है। किसका, मध्य पटलिका का। तो उसमें भी कौन सा सहायक होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि वो किससे बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। तो कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन सा जाएगा सही आंसर, कैल्शियम। ठीक है, पोटेशियम क्या करता है, गुणवत्ता बढ़ाता है। फास्फोरस क्या करता है भाई, जड़ों का विकास करता है। मैग्नीशियम क्या करता है, पौधे की पोर फायरिंग के मध्य भाग का निर्माण करता है। और कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम करता है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, फलों का फटना तथा कठोरपन किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। मतलब फल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, या तो फट जाएंगे या फिर क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। वो किसकी कमी के कारण होता है, तो किस कमी के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। अब ऐसी ये कोई पोषक तत्व होता ही नहीं है। ठीक है भाई, सल्फर की बात करें तो सल्फर के कारण क्या होती है, पत्तियां छोटी रह जाती है, फिर क्या हो जाती है, कप आकार में मुड़ जाते हैं सरसों की पत्तियां। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अभी, मैग्नीज ये क्या काम करता है अभी, जो पौधे होते हैं उनके अंदर लेग हीमोग्लोबिन बनाने काम करता है, वो कौन करता है, मैग्नीज करता है। ठीक है भाई, अगले की बात करते हैं अपने, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। ऐसा कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक तो किसका नाम दिया हुआ है भाई, वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, साइंटिस्ट का, जिसने क्या की थी, खोज की थी। और बाकी क्या दिए हुए हैं, एक दिया पोषक तत्व, दूसरा क्या दिया हुआ है,
उसकी खोज कब हुई थी। आप लोग क्या करना है, तीनों मैच करने हैं। पहला क्या है, आयरन ग्रीस कब हुई थी 1843 में। दूसरा क्या है, जिंक ग्रीस 1843, कॉपर ग्रीस 1843। मतलब एक चीज तो फिक्स होगी कि आयरन की जो खोज की गई थी वो कब की गई थी भाई, 1843 के अंदर की गई थी। और किसने की थी, ग्रीस नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है भाई, ग्रीस नामक वैज्ञानिक ने की थी। या फिर ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो सबसे पहला खोज जाने वाला, तो कौन सा है, आयरन। कौन सा है, आयरन। सबसे पहले कौन सा खोजा गया था पोषक तत्व, और वो भी कौन सा, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो कौन सा था भाई, आयरन। कौन सा था, आयरन। खोजा किसने था, ग्रीस नाम के वैज्ञानिक ने खोजा था 1843 में। आप लोगों ने लोहा देखा है, लोहा जानते हो सारे लोग। अब क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हो, ग्रीस होता है, ग्रीस, ग्रीस का नाम सुना ये भी। लोहे के जो टायर वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, टायर वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, बेरिंग वगैरह लगे होते हैं। तो सब बेरिंग वगैरह के अंदर क्या देते हैं, ग्रीस देते हैं, ताकि क्या हो, वो स्मूथली चल सके। याद रखोगे, आयरन और खोज किसने की थी भाई, ग्रीस ने की थी। ठीक है, आयरन का खोजकर्ता कौन है, ग्रीस। कब की थी, 1843 में। और क्या है, सबसे पहला खोजे जाने वाला क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व। अब दूसरा क्या पूछ सकते हैं भाई, हाल ही में खोजा गया पोषक तत्व कौन सा है, तो हाल ही में, हाल ही मतलब अभी नहीं का मतलब सबसे लास्ट वाला कौन सा था, तो अंतिम सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है भाई, अंतिम है वो कौन सा है, निकल है। कौन है, निकल। खोज किसने की थी भाई, बोरोन ने की थी। किसने की थी, बोरोन ने। कब की थी, 1987 में। कब की थी, 1987 में। बोरोन नाम के वैज्ञानिक ने क्या थी, निकल की खोज की थी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्या है, निम्न में से किस पोषक तत्व की को पौधे जाना जाता है। जीवन कुंजी मतलब क्या हो गया भाई, की ऑफ लाइफ। क्या हो गया, की ऑफ लाइफ। पौधे के की ऑफ लाइफ के नाम से किसे जानते हैं भाई, तो की ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है भाई फास्फोरस। किसको जाना जाता है, फास्फोरस को। क्यों जाना जाता है भाई, तो क्या करता है ये, डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायता करता है। डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है भाई, कौन करता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण फास्फोरस करता है। ठीक है भाई, तो सही आंसर कौन जाएगा, फास्फोरस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पोटेशियम को क्या कहते हैं भाई, पोटेशियम को कहते हैं ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिसमैन के क्यों जाना जाता है, क्यों क्या करता है ये, पौधों के पर्णरंध्रों को खोलने व बंद करने का काम करता है। खोलने व बंद करने का काम करता है। कौन करता है भाई, पोटेशियम। ठीक है भाई, कैल्शियम क्या काम करता है भाई, कैल्शियम करता है कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। अभी देखा था आप लोगों ने, कैल्शियम क्या करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो राइट आंसर कौन जाएगा, फास्फोरस। क्या करता है, डीएनए और आरएनए का निर्माण करता है। डीएनए और आरएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पोषक तत्व जो धनायन व ऋणायन दोनों अवस्था में पौधों को उपलब्ध होता है। एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो धनायन के रूप में मिलता है और ऋणायन के रूप में भी मिलता है। और वो कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी अपने, वो कौन सा है, नाइट्रोजन है भाई। नाइट्रोजन है, तो किस रूप में मिलता है पौधों को, धनायन में और ऋणायन में। धनायन के रूप में कौन सा मिलता है भाई, अमोनिया। क्या मिलता है, अमोनिया के रूप में, अमोनियम, अमोनियम। ठीक है, ऋणायन के रूप में NO3 माइनस के रूप में क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। और सामान्यतः पौधा किस रूप में ग्रहण करता है इसको, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, फास्फोरस किस रूप में मिलता है भाई, ऋणायन के रूप में। किस रूप में, ऋणायन के रूप में। सल्फर क्या है, ऋणायन है। मोलिब्डेनम क्या है, ऋणायन है। क्यों है, फास्फोरस किस रूप में मिलता है, H2PO4 माइनस, सल्फर SO4 माइनस 2, मोलिब्डेनम MOO4 माइनस 2, MOO4 माइनस 2 के रूप में किसको ग्रहण करता है, मोलिब्डेनम को ग्रहण करता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन देगा भाई, नाइट्रोजन। क्योंकि पौधा इसको दोनों रूपों में, किस रूप में, अमोनियम और नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। जिसमें अमोनियम क्या होता है, धनायन, और नाइट्रेट क्या होता है, ऋणायन। ठीक है, नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, मतलब गलत कौन सा इनमें से। ठीक है, पौधा सल्फर किस रूप में ग्रहण करता है, SO4 माइनस 2 के रूप में। अभी देखा
SO4 माइनस 2 के रूप में ग्रहण करता है, तो ये तो क्या है, सही है। ठीक है, पौधा मैग्नीज को किस रूप में ग्रहण करता है भाई, Mn+2, बिल्कुल Mn+2 सही है। पौधा कॉपर किस रूप में ग्रहण करता है भाई, Cu+2 के रूप में, किस रूप में, Cu+2 के रूप में, ये भी सही है। पौधा जिंक को Zn3 के रूप में लेता है, ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। तो किस रूप में लेता है भाई, Zn+2 के रूप में, किस रूप में, Zn, ना कि +3 के रूप में। ठीक है भाई, तो इसने क्या पूछा है, गलत युग्म कौन सा है, तो गलत कौन सा है, जिंक वाला। राइट आंसर कौन जाएगा, जिंक। इसका सही क्या होता है, Zn+2 के रूप में ग्रहण करता है, ना कि Zn+3 के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में क्या होता है, पौधों में फास्फोरस का कार्य होता है। अब ये पूछ रहे हैं कि पौधों में फास्फोरस का क्या काम होता है, मतलब फास्फोरस जो होता है पौधों के अंदर क्या काम करता है। ठीक है, पहला क्या है, परागकणों का निर्माण करना, अपन थोड़ी देर पहले बात की थी। परागकणों और परागनली का निर्माण कौन करता है, बोरोन करता है, कौन करता है, बोरोन। वानस्पतिक वृद्धि का निर्माण करना, तो वानस्पतिक वृद्धि का निर्माण कौन करता है भाई, नाइट्रोजन करता है। इसलिए क्या कहते हैं, चारे वाली फसलों के लिए क्या कहते हैं, गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा हो गया भाई, वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद है जड़ों का निर्माण करना, तो जड़ों के निर्माण में क्या करता है भाई, कौन सहायता करता है, फास्फोरस सहायता करता है। इसीलिए फास्फोरस क्या कहते हैं, यह अप्रत्यक्ष रूप से, किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के अंदर सूखा सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। क्योंकि अगर आप लोग क्या करोगे, फास्फोरस का अधिक उपयोग करोगे तो क्या होगा, पौधे की जड़ों का विकास अधिक होगा और जड़ें क्या होगी, अधिक गहराई में जाएगी। अधिक गहराई में जाएगी तो क्या होगा, जो जल होगा और पोषक तत्व जो होंगे उनका अधिक गहराई तक क्या करेगा, पौधा अवशोषण करेगा, जिससे क्या होगा, पौधे के अंदर पानी की कमी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से सूखा सहन करने की क्षमता कौन देता है भाई, फास्फोरस देता है। आंसर कौन जाएगा, ए। जड़ों का निर्माण करता है, कौन करता है, फास्फोरस करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, उसके बाद में क्या है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जिस कमी के लक्षण पौधों के अंदर दिखाई देते हैं, पौधे की पुरानी पत्तियों पर। इसके लिए अपने क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, फटाफट देखो ऐसे क्या होता है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, शीर्ष भाग होगा, शीर्ष भाग, ये क्या होगा, मध्यम पत्तियां, मध्यम पत्तियां, और ये क्या हो गई, नई पत्तियां, नई पत्तियां। तो पुरानी पत्तियों के ऊपर किसके देखने को मिलती हैं भाई, पहले बात करते हैं पुरानी पत्तियों के, कौन सा हो गया, एन, एनपीके, एमजी और एमओ, एमजी और एम। मध्य के कमी, शीर्ष भाग के, और बाकी जो बच गए उसके कौन सी पत्तियों के ऊपर लक्षण दिखाई देते हैं, नई पत्तियों के ऊपर दिखाई देते हैं। हम बात करें किसकी, कौन सा बच गया, एनपीके हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सीए हो गया, एमजी हो गया, एस बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, सीएमजीएस, आयरन बच गया, निकल बच गया, बच गया, और जो बच वो सारी कहाँ जाएंगे, नई पत्तियों के ऊपर जाएंगे। अब बात करते हैं किसकी, इसने पहला आंसर क्या दे रखा है भाई, फास्फोरस। तो फास्फोरस कहाँ पे है, पुरानी पत्तियों पे, कहाँ पे है, पुरानी पत्तियों पे। तो ये पर क्या पूछ रहे हैं, पुरानी पत्तियों के ऊपर किसके लक्षण दिखाई देते हैं, फास्फोरस के। कहाँ हो गया, पुरानी पत्तियों पर। और इन सब के कहाँ दिखाई देते हैं भाई, नेक्स्ट मैग्नीज, सल्फर और बोरोन कहाँ दिखाई देंगे, नई पत्तियों के ऊपर दिखाई देंगे। कौन सी पत्तियों पे, नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, फास्फोरस, पुरानी पत्तियों पर। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में धनायन के रूप में लेता है। मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधा किस रूप में लेगा, धनायन के रूप में लेता। बात करते हैं किसकी, सल्फर की, किस रूप में लेते हैं, SO4-2, क्या होता है, ऋणायन, क्या होता है, ऋणायन। मोलिब्डेनम किस रूप में, MoO4-2, कौन सा हो गया, ऋणायन, कौन सा हो गया, ऋणायन। बात करते हैं बोरोन की, तो क्या होगा, H2
BO3 माइनस H2BO3 माइनस, तो ये भी क्या हो गया, ऋणायन। वैसे तो बोरॉन को पौधा किस रूप में लेता है भाई, यौगिक के रूप में लेता है। किस रूप में, यौगिक के रूप में। और यौगिक कौन सा होता है, H3BO3 होता है। क्या होता है, H3BO3। लेकिन बोरॉन के क्या होते हैं, बहुत सारे रूप होते हैं। और लेकिन बोरॉन जो होता है वो कैसा होता है, असल में ऋणायन पोषक तत्व होता है। इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भाई। तो पोटेशियम को कैसे ग्रहण करेगा पौधा, K+ के रूप में। किस रूप में, K+ के रूप में। तो आंसर क्या जाएगा, पोटेशियम। ये क्या होता है, धनायन होता है। क्या होता है, धनायन। ठीक है भाई। सही आंसर क्या हो गया, पोटेशियम। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधा ऋणायन के रूप में, पहले धनायन था अब कौन सा है, ऋणायन। पोटेशियम वही किस रूप में लेगा अभी, K+। जिंक को कैसे, Zn+2। नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रोजन जो होगा इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव भी है, क्या है, नेगेटिव भी है। ठीक है। तो धनायन और ऋणायन क्या होता है, दोनों होता है। ठीक है। तो इसने नाइट्रोजन ने लिखना था, क्या लिखना था, निकल था। ये क्या था, निकल। अगर प्रॉपर पूछा जाए कि कौन सा पूछ रहे हैं, ऋणायन, तो ऋणायन कौन सा हो गया, क्लोरीन माइनस। तो इसे कैसे ग्रहण करता है, Cl-। नाइट्रोजन जो होता है उसको धनायन के रूप में भी कर सकता है और ऋणायन के रूप में भी कर सकता है। तो प्रॉपर आंसर कौन जाएगा भाई, क्लोरीन। कौन जाएगा, क्लोरीन। इसे हमेशा किस रूप में ग्रहण करेगा, माइनस के रूप में, ऋणायन के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है भाई। देखो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नाइट्रेट का वायु की अनुपस्थिति में N2O गैस सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में बदलना, वो क्या कहलाता है, उसे क्या कहेंगे। मतलब क्या हो गया, नाइट्रेट जो होती है हमारे पास वो किस में बदलेगी, N2O के अंदर। हमारे पास क्या है, NO3-। किस में बदलेगी, N2O गैस के अंदर बदलेगी। किस में, N2O गैस के अंदर बदलेगी। और इसकी उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में। ठीक है भाई। और यहाँ पे सूक्ष्म जीव कौन सा काम करता है अभी, तो एक तो होता है सूडोमोनास। क्या होता है, सूडोमोनास। और दूसरा कौन सा होता है भाई, एक होता है सूडोमोनास। तो कौन सा, सूडोमोनास की उपस्थिति में क्या होता है, जो नाइट्रेट होता है वो किस में बदलेगा, N2O गैस के अंदर बदलता है। और इस क्रिया को बोलते हैं पूरी को, इसे बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब हमें जो क्या होगा, नाइट्रेट जो थी, जो पौधों क्या होनी थी, प्राप्त होनी थी, वो किसके अंदर बदल गई, N2O गैस के अंदर बदल गई। और कहाँ चली गई, वायुमंडल के अंदर चली गई, जिससे हमें क्या हो गया, नाइट्रोजन का नुकसान हो गया। ठीक है भाई। इस क्रिया क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अमीनिफिकेशन क्या होता है भाई, अमीनिफिकेशन होता है कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो सबसे पहले किस में टूटता है, पॉलीपेप्टाइडों के अंदर टूटता है। किस में टूटता है, पॉलीपेप्टाइडों में। और वो जो होते हैं वो किस में टूटेंगे, पॉलीपेप्टाइड हमेशा टूटते हैं अमीनो अम्लों में। किस में टूटते हैं, अमीनो अम्लों में। और उसे क्या कहते हैं, अमीनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है भाई, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, NO2 जो होती है वो किस में बदलती है भाई, NO3- के अंदर बदलती है। उसे क्या बोलती है, नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलती है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये तीन। तो सही आंसर कौन जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब नाइट्रिफिकेशन हो रहा था, नाइट्रेट बन चुका था, लेकिन वो नाइट्रेट था वो किसके अंदर बदल गया, N2O गैस के अंदर बदल गया, जो हमारे किसी काम का नहीं है। उसे क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है भाई। तो सही आंसर कौन जाएगा, डीनाइट्रिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व रोग और कीटों के प्रकोप को बढ़ाने में सहायक होता है। मतलब ऐसा कौन सा पोषक तत्व जो है वो क्या करेगा, रोग और कीटों के प्रकोप को बढ़ाता है। ठीक है। तो बढ़ाने का काम कौन करेगा भाई, नाइट्रोजन काम करेगा। कौन करेगा, नाइट्रोजन। ठीक है भाई। नाइट्रोजन क्यों बढ़ाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि क्या करता है, क्या करता है, पौधे की वानस्पतिक वृद्धि करता है, वानस्पतिक वृद्धि करता है। ठीक है। इसलिए क्या होगा, रोग और कीटों का प्रकोप इसके अंदर क्या हो जाता है, फसलों के अंदर बढ़ जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद क्या है, फास्फोरस, ये क्या करता है, जड़ों के निर्माण में सहायता करता है। उसके बाद क्या है, पोटास, क्या है, पोटास। ठीक है। ये क्या करता है, पर्ण रंध्रों को खोलने और बंद करने का काम करता
सल्फर ये क्या करता है भाई, सल्फर युक्त सल्फर युक्त क्या करता है, जो क्या होते हैं अमीनो अम्ल होते हैं, उनके निर्माण में क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है भाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी। एक चीज तो फिक्स हो रही है, सारा में क्या लिखा हुआ है 19 फरवरी, मतलब कब हुई होगी 19 फरवरी में क्या हुई होगी, इसकी स्थापना हुई होगी। लेकिन कहाँ हुई है, अलग अलग जगह दे रखी है, तो कहाँ हुई थी भाई, सूरतगढ़ में हुई थी। कहाँ हुई थी, सूरतगढ़ में। लेकिन सूरतगढ़ भी क्या है, 2 ऑप्शन के अंदर है। ठीक है, और सूरतगढ़ कहाँ वाला, सूरतगढ़ कहाँ पे अभी, राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर कहाँ पे, गंगानगर में। कहाँ है भाई, गंगानगर में। ठीक है, इसलिए पहला आंसर कौन जाएगा, पहला आंसर जाएगा सही। 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ के अंदर क्या हुआ था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थापना हुई थी। और किसके अध्यक्ष में हुई थी, अध्यक्षता पूछे तो कौन था भाई, नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री। ठीक है, वर्तमान के अंदर जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2015 के अंदर 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर क्या किया था, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थापना की थी। ठीक है भाई, शुरुआत की थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट है 10 ग्राम यूरिया को 2 लीटर में घोला जाए तो कितने पीपीएम का घोल बनेगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन जो होता है भाई, बड़े बड़ों क्या उड़ा देता है, होश उड़ा देता है। लेकिन अपने को ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी क्या पूछा जाए पीपीएम, तो पीपीएम की क्या होती है, एक इकाई होती है, वो क्या होती है, मिलीग्राम। क्या होती है, मिलीग्राम प्रति लीटर। बात करें अपने क्या होता है, 1 किलोग्राम होता है प्रति लीटर, या फिर किलोग्राम, किलोग्राम। क्या करते हैं भाई, 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, तो कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम। 1000 मिलीग्राम। जब लोग क्या करोगे, 1000 और 1000 क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आता है भाई, 10 लाख आता है। क्या आता है, 10 लाख। 1 मिलियन आता है, 1 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख। 1 मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का होता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोग क्या करोगे, 1 लीटर पानी के अंदर कितना घोलोगे, 1 मिलीग्राम कोई विलियन कोई चीज घोलोगे, तो वो क्या कहलाएगा, 1 पीपीएम का विलियन कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग मेरे पास क्या हो, 1 मिलियन रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, और मैं आप लोग क्या दे दूं, उसमें से 1 रुपया निकाल के दे दूं, तो मैंने आप लोगों को कितने संख्या दे दी, 1 पीपीएम की मात्रा आप लोगों को दे दी। ठीक है भाई, अब क्या होगा, अपने बात करें किसकी, यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, मिलीग्राम प्रति किलो या प्रति लीटर। ठीक है, 1 मिलीग्राम को 1 लीटर के अंदर घोलो, और क्या बन गया, 1 पीपीएम का घोल बन गया। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, वो देखो, क्या होती है, मिलीग्राम प्रति किलो। ठीक है, अभी क्या बोल सकते हो, लीटर भी बोल सकते हो। देखो क्या बोल रहे हैं, 10 ग्राम यूरिया को 2 लीटर में घोला जाए, करो मिलीग्राम। ये क्या बोल रहे हैं, 10 ग्राम, क्या है, 10 ग्राम। ठीक है, जब आप लोग क्या करोगे, ग्राम को मिलीग्राम में बदलना पड़ेगा। सबसे पहले 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, तो कितने हो गए, 10,000 मिलीग्राम। कितने हो गए, 10,000 मिलीग्राम प्रति किलो या लीटर। अब घोल कितने का बना, 10,000 पीपीएम का। कितना आएगा, 10,000 पीपीएम। अगर आप लोग किस में घोलोगे, 1 लीटर में घोलोगे, तो कितने का बनेगा, 10,000 का। अब क्या है, ये कितने का बोल रहे हैं, 2 लीटर का, तो क्या हो गया, 10,000 मिलीग्राम हो गए, 10,000 मिलीग्राम अपन क्या हो गए, 2 लीटर। अब क्या होगा, ये 2 होगा, इसे कहां चला जाएगा, अपॉन में। तो 10,000 के जब आप लोग क्या करोगे, 2 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा। और वो कौन सा है, 10,000 को 2 से भाग दोगे, 5 दूने 10, तो क्या आ गया, 5,000 पीपीएम का क्या बनेगा, कौन सा घोल बनेगा, 5,000 पीपीएम का। क्यों बनेगा भाई, क्योंकि आप लोगों ने 1 लीटर के अंदर घोला है कितना, बात करें कितनी, 10 ग्राम की, लेकिन घोला कितने में है, 2 लीटर में। अगर 10 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000, तो 10 ग्राम में कितने हो गए,
10,000 मिलीग्राम। अगर आप लोग 10,000 मिलीग्राम को 1 लीटर में घोलते तो कितना बनता? 10,000 ppm का घोल बनता। ठीक है, आप लोगों ने उसको कितने में घोला? 2 लीटर में, तो क्या लग गया? 2 का उसके अंदर क्या लग गया? भाग लग गया। ठीक है, जो संख्या इधर आएगी वो कहां जाएगी? भाग के अंदर। ठीक है भाई, जैसे क्या हो गया, जब आप लोग 10,000 को 2 से भाग दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5,000 ppm। तो सही आंसर कौन सा है? 5,000 ppm। ये क्या जाएगा? सही आंसर जाएगा। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। पीपीएम वाला बहुत मुश्किल होता है, बहुत इसका कम लोगों को ये क्या होता है समझ के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है। यदि 20 मिलीग्राम, कितने को? 20 मिलीग्राम यूरिया को 1 लीटर में घोला जाए। कितने को? 20 मिलीग्राम। अब की बार किस में दिया इसने? मिलीग्राम में दिया। तो भाई प्रति लीटर या किलो। ठीक है भाई, या तो लीटर में होगा या किस में होगा? किलो में होगा। इसने क्या दे रखा है? 20 मिलीग्राम, तो 20 मिलीग्राम। ठीक है, यूरिया कितने में घोलना है? 1 लीटर में, तो क्या हो गया? प्रति लीटर। सीधा कौन से का बन गया? 20 ppm का। कितना बन गया? 20 ppm का, क्योंकि क्या दे रखा है इसने? सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर। अगर यहाँ पे 2 लीटर होता तो क्या बन जाता? ये 2 कहां चला जाता? इसके अपॉन में, तो क्या बन जाता? 10 ppm का घोल बनता। अब लेकिन इसने 1 लीटर दे रखा है, तो क्या होगा? सीधा 20 ppm, तो क्या आ जाएगा आंसर? 20 ppm। ठीक है भाई, तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो क्लास थी वो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।